बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर 28 की पार्ट 1 की वीडियो को। इस चैप्टर में हम लोग ड्रग स्टडी करेंगे जो कि पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करते हैं, और दूसरे मूवमेंट डिसऑर्डर वालों को भी स्टडी करेंगे, जैसे कि हंटिंगटन डिजीज, विल्सन डिजीज, उनको भी स्टडी करेंगे। लेकिन मेनली हम लोग पार्किंसन डिजीज के ड्रग्स को स्टडी कर रहे होंगे, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी पार्किंसन के ड्रग्स ही हैं। और कॉन्सेप्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप थोड़ा सा समझ लें इस कॉन्सेप्ट को कि पार्किंसंस डिजीज में बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि उसके ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और फिर उसके जो ड्रग ग्रुप्स है वो भी आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये इस लिहाज से थोड़ा आसान है, थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सही होगी बात। स्टार्ट करते हैं। शुरू में उन्होंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में बेसिक बातें बताई गई हैं कि आपके पास मुख्तलिफ मूवमेंट डिसऑर्डर्स के लिए मुख्तलिफ किस्मों की थेरेपी होती है। आगे फिर उन्होंने मूवमेंट डिसऑर्डर्स के नाम बताए हुए हैं, जैसे कि पार्किंसनिज्म, हंटिंगटन डिजीज, विल्सन डिजीज, टॉरेट सिंड्रोम। फिर इसी तरह कुछ और डिसऑर्डर के नाम लिखे हुए हैं, एथेटोसिस कोरिया वगैरह वगैरह। लेकिन बात यह है कि ये एक ही जुमले में लिखते थे यार, ये पार्किंसनिज्म वगैरह, ये कोई कॉमो की कमी तो नहीं थी ना इनके पास, एक जुमले में लिखते थे। तो अलग अलग उन्होंने इसलिए लिखे हैं, थोड़ा सा इनमें बेसिकली फर्क है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि जी जीआईटी के प्रॉब्लम होते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसी तरह जीआईटी का प्रॉब्लम होता है क्रोन डिजीज, जीआईटी का ही डिसऑर्डर है अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीलिएक डिजीज, ये सारे जीआईटी के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। वेरी सिमिलरली डायरिया भी जीआईटी का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन भी जीआईटी का प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग भी जीआईटी का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो है तो ये सारे जीआईटी की प्रॉब्लम्स ही, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ये जो है ये आपके पास कंडीशंस हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसके अंदर हो सकता है ये पर्टिकुलर लोगों में कॉमन है, ये फीमेल्स के अंदर कॉमन है, इसमें डायरिया भी हो सकता है, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। ठीक है। ये एक कंडीशन के नाम है, ये सारे जो है ये कंडीशन है जिसमें मुख्तलिफ फीचर्स होंगे, और ये पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। डायरिया एक सिम्टम है जो कि मुख्तलिफ डिजीज में हो सकता है, इसी तरह कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। तो वेरी सिमिलरली मूवमेंट डिसऑर्डर्स के अंदर ये हंटिंगटन डिजीज, पार्किंसनिज्म, ये पूरी पूरी डिजीज के नाम है। ठीक है। वेराज ये जो है ये आपके पास एक सिम्टम है, एक पर्टिकुलर फीचर है। सही की बात। तो ओवरऑल जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं वो क्यों होते हैं? कोई भी मेडिकल मसला हो सकता है जिसकी वजह से मूवमेंट डिसऑर्डर होना शुरू हो गए हैं, तो एनी मेडिकल कंडीशन या कोई पर्टिकुलरली न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो रहा है, या पे कुछ ड्रग्स की वजह से भी ये होते हैं। अब हम डिटेल से स्टडी करते हैं पार्किंसनिज्म को। पहले उन्होंने जो पैराग्राफ है पैथोफिजियोलॉजी का, इसके अंदर बड़ा बेसिक से उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि ये बेसिकली होती क्या है। तो अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ तो भाईजान, सबसे कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर है पार्किंसन डिजीज, जिसके अंदर बेसल गैंग्लिया का डिसफंक्शन होता है। अब बेसल गैंग्लिया अगर आपको थोड़ा भूल गया हो तो जाहिर बात है न्यूरो बंदा भूल ही जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अब ये ब्रेन का क्रॉस सेक्शन है, ये राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर वगैरह हो गए। क्रॉस सेक्शन में आपको याद होगा ये यहाँ पे होती है ब्रेन स्टेम, जिसमें मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला वगैरह होता है, और ब्रेन स्टेम के ऊपर आपके पास ये स्ट्रक्चर होती है, थैलेमस कहते हैं, कॉर्डेट, पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस, सबस्टेंशिया नाइग्रा, ये अजीब अजीब नाम होते हैं। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं सारे इनको हम कह रहे होते हैं बेसल गैंग्लिया। सही के बाद इन अजीब नामों वालों को बेसल गैंग्लिया कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊं तो बेसल गैंग्लिया के अंदर सबस्टेंशिया नाइग्रा से निकलने वाले न्यूरॉन्स, ये यहाँ पे ब्लैक कलर का बना हुआ है, सबस्टेंशिया नाइग्रा से निकलने वाले ऐसे न्यूरॉन्स जो कि डोपामीन को रिलीज करते हैं एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। उन न्यूरॉन्स का डिफेक्ट होता है, बेसिकली उन न्यूरॉन्स की डीजनरेशन होती है पार्किंसन डिजीज में। ठीक है। तो अब ये डोपामीन की कमी की वजह से पेशेंट को होगा क्या? स्केलेटल मसल्स की रिजिडिटी हो जाएगी, एकाइनेसिया यानी कि थोड़ा मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी, फ्लैट फेसेस, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस हो जाता है। आप देखते हैं को पता ही चलता है हंस रहा है या दुखी शक्ल है, बस वो एक ही तरह का उसका एक्सप्रेशन रहता है। और फिर इसी तरह ट्रेमर्स एट रेस्ट, ये चार मेन फीचर उन्होंने कहे हैं। बाकी वो कहते हैं कि अगर एडवांस पार्किंसनिज्म हो तो उसके अंदर आपके पास बिहेवियर चेंजेस और साइकोटिक इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बातें याद करना अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पैथोलॉजी वाली बातें हैं, और पैथोलॉजी के अंदर आप इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। इनके और करेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे होते हैं, वो आप रिजिडिटी की भी टाइप देखेंगे, कॉग व्हील रिजिडिटी है या ट्रेमर की क्या टाइप है, गेट किस तरह की होती है। तो ये सारी डिटेल्स आप लोग पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है ताकि आगे ड्रग्स बताए जाए तो आपको पता हो कि भाई कौन सी बीमारी को हम ट्रीट कर रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, नेचुरली अकरिंग पार्किंसनिज्म में वो क्या डिस्कस कर रहे हैं? बेसिकली ये तो बताना पार्किंसनिज्म क्या होता है। अब वो दो, या वो नेचुरली भी अकर कर सकता है और ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है। सही है। तो अब वो पहले नेचुरली अकरिंग को बता रहे हैं, कह रहे हैं जी इसका तो हमें अनसर्टन ऑरिजिन है, बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ बातें हमने नोट की हैं। एक तो ना ये कहानी खत्म नहीं करते, गार्टन का भी यही मसला था, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नॉट नोन, और फिर आगे बहुत सारी बातें बता भी देता है। इनका भी यही मसला है, पहले कह रहे अनसर्टन ऑरिजिन, फिर आगे ढेर सारी बातें बता भी दी हैं। तो बताया क्या जी, हमने नोट किया कि किन लोगों के अंदर पार्किंसनिज्म ज़्यादा होती है, तो उससे कुछ ना कुछ हमें कॉज का आइडिया हो जाएगा। तो एक तो चीज़ देखी गई कि भाई एजिंग में ज़्यादा, खास तौर पर जो 50 और 60 की एज में लोग होते हैं उनके अंदर पार्किंसनिज्म ज़्यादा पाया जाता है। इसका मतलब है एजिंग के साथ साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि पार्किंसनिज्म की तरफ लीड करता है। फिर इसी तरह हमने देखा पार्किंसन डिजीज के अक्सर पेशेंट्स के अंदर साइन्यूक्लिन जीन की म्यूटेशन थी या पार्किन जीन की म्यूटेशन थी। तो हमने कहा इसका मतलब है ये जीन्स जो फंक्शन करते हैं उसका भी कोई ना कोई ताल्लुक है आपके पास पार्किंसनिज्म के साथ।
वेरी सिमिलरली लेड और मैंगनीज एक्सपोजर वाले लोगों के अंदर पार्किंसनिज्म ज़्यादा है, फार्मर्स के अंदर पार्किंसनिज्म ज़्यादा पाया जाता है। ये बात आपने थोड़ी जेब में रखनी है फार्मर्स वाली, क्योंकि आगे जाके हम एक और बात डिस्कस करेंगे, वहाँ आपको पता चलेगा कि फार्मर्स के अंदर क्यों ज़्यादा होता है। तो ये बात वहाँ जाके लिंक होगी, इसी पार्ट के एंड में इंशाल्लाह वो बात हम डिस्कस करेंगे। सही है की बात। तो बस अभी जेब में रखना कि फार्मर्स में पार्किंसनिज्म के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो पेशेंट्स क्रोनिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करते हैं उनके अंदर पार्किंसंस डिजीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसका मतलब है कि पार्किंसनिज्म का इन्फ्लेमेशन से भी कोई ताल्लुक होगा, इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स खा रहे हैं उनमें पार्किंसनिज्म के चांसेस कम हुए हैं। सही की बात। तो ये तो ओवरऑल हमने बेसिक सी बातें मतलब चांसेस वगैरह को डिस्कस कर लिया। अगर मैं अब थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी यानी थोड़ा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूँ तो वो क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो कि सब्सटेंशिया नाइग्रा से फाइबर्स निकल रहे होते हैं, स्ट्रैक की तरफ जा रहे हैं, तो हमने कहा नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक, और डोपामिन रिलीज करने न्यूरॉन्स है, इसलिए नाम है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। तो क्या हो रहा है बेसिकली आपके पास, वो कह रहे हैं कि डीजेनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक। सही। अब ये न्यूरॉन्स करते क्या है, ये डोपामिन रिलीज करके गाबार्जिक न्यूरॉन्स को इनहिबिट करते हैं, यानी कि ऐसे न्यूरॉन्स को इनहिबिट करते हैं जिन्होंने गाबा रिलीज कर रहा था। सही। तो पहली बात तो हमें समझ में, डोपामिन इज एन इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर। सही हो गया। आगे जो गाबा है वो कैसा है, गाबा भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, लेकिन ओवरऑल गाबा की है गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन गाबा की वजह से एक्टिविटी इंक्रीज होती है, या कह लो सबथैलेमस न्यूक्लियस जो होता है वो स्टिमुलेट हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए बिग कैटसन की डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, सब्सटेंशिया नाइग्रा से न्यूरॉन्स निकल रहे थे, ये न्यूरॉन्स डोपामीन को एज अ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। ठीक। ये डोपामीन इनहिबिट करता है अगले न्यूरॉन को, अगला जो न्यूरॉन है वो रिलीज करता है गाबा। गाबा इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन ये जो गाबा है ये आगे जिस न्यूरॉन पे एक्ट कर रहा है वो भी गाबा ही रिलीज कर रहा है, यानी कि ये इनहिबिटरी और इनहिबिटरी दो लाइन में आ गए। ठीक है। तो वो जिसको कहते हैं ना नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव, तो ये वाला हाल हो गया, इनहिबिटरी इनहिबिटरी ओवरऑल इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो जाता है। ठीक। तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस को ओवरऑल ये स्टिमुलेट करता है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस आगे ग्लूटामेट रिलीज कर देता है। ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ही है, यानी कि स्टिमुलेट वाला काम ही है। तो बात ये हुई कि अगर गाबा जो है ये स्टिमुलेट होगा तो ओवरऑल एक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर ये इनहिबिट होगा जैसा कि डोपामिन इनहिबिट कर रहा होता है तो एक्टिविटी कम होगी। अगर इस कहानी से आपकी थोड़ी दिमाग की दही हुई है तो मैं आपको एक एग्जांपल देके ये बात थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो भाईजान, एक बात है, एक बच्चा है जो कि खेलने का बहुत शौकीन है। ठीक है। सारी बात तो सारे बच्चे ही होते हैं, तो ये बहुत शरारतें करता है। ठीक है। ये हाइपर हुआ पड़ा है। ठीक। अम्मी जो है ना इसकी, वो इसको मना करती हैं कि बेटा तुमने शरारतें नहीं करनी, तो अम्मी इनहिबिट रिएक्शन कर रही हैं, बस 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 समझाती हैं बेटा शरारतें नहीं करनी, बेटा शरारतें नहीं, डांटती हैं बल्कि बस ऐसे ही है। ठीक है। तो ये जो अम्मी है इनका इनहिबिटरी एक्शन है, अम्मी के एक्शन की वजह से ये बच्चा जो है ये थोड़ा कंट्रोल में रहता है, ये थोड़ा सुधरा रहता है। सही। दूसरी तरफ जो अब्बू है ना, उनका भी इनहिबिटरी एक्शन है, लेकिन अब्बू बच्चे को नहीं मना करते, अब्बू अम्मी को डांटते हैं कि यार बच्चे को ना रोका करो, उसकी खेलने की उम्र है, पप्पू अभी नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा, सकीना तुम समझती क्यों नहीं। ठीक है। समझ रहे बात को। तो अब्बू का भी है इनहिबिटरी एक्शन ही, यानी कि अम्मी भी डांट के रोक रही थी, अब्बू भी डांट के रोक रहे हैं, लेकिन अम्मी इसको रोक रही थी, अब्बू अम्मी को रोक रहे हैं। तो अब्बू के रोकने से अगर देखा जाए तो ओवरऑल पप्पू की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। हालांकि अब्बू रोक रहे हैं, लेकिन अब्बू अम्मी को रोक रहे हैं ताकि अम्मी इसको ना रोकें। ठीक है। तो बेसिकली पप्पू को रोकने वाले को रोक दिया, इनहिबिट करने वाले को इनहिबिट कर दिया, तो उससे क्या होगा, ये स्टिमुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से अब वैसे देखा जाए तो अब्बू डांट ही रहे हैं, रोक ही रहे हैं, लेकिन एक्शन बढ़ गया। तो इस तरह से होता है कि गाबा आपके पास बेसिकली कर इनहिबिट ही रहा होता है, लेकिन इनहिबिटरी न्यूरॉन को इनहिबिट कर रहा होता है, इस वजह से गाबा ओवरऑल एक्टिविटी को बढ़ाता है। ओके की बात, यहाँ तक हमें ये बात समझ में आ गई, गाबा जो है वो एक्टिविटी को बढ़ाता है। अब्बू जो है वो पप्पू को बिगाड़ने में रोल प्ले कर रहे हैं, इसको शरारतें को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब बस एक दफ़ा ये बात में रख लो, गाबा इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन ओवरऑल एक्टिविटी को वो इंक्रीज कर रहा है। सही होगी बात, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव। अब जो चीज़ें गाबा को इनहिबिट करेंगी, ठीक है, फर्दर गाबा को भी इनहिबिट कर रहे हैं, यानी कि अब्बू को भी हम रोक रहे हैं। सही। तो जो चीज़ें गाबा को इनहिबिट करेंगी वो ओवरऑल इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगी, और जो चीज़ें गाबा को स्टिमुलेट करेंगी वो ओवरऑल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेंगी। समझ में आ गई बात। अच्छा, गाबा को इनहिबिट कौन करते हैं जी, डोपामीन। अब आते हैं डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब ये जो डोपामीन होता है
ये गाबा को इनहिबिट करता है। तो यानी कि ओवरऑल जो आपकी एक्टिविटी है वो कंट्रोल्ड रहती है, वो थोड़ी इनहिबिटेड रहती है, बेकाबू नहीं होती। दूसरी तरफ एसिटाइलकोलिन जो है वो गाबा को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपकी एक्टिविटी इनिशिएट करना आसान हो जाती है। सही होगी बात। तो ये आपके पास चक्कर चल रहे होते हैं। अगर इस बात को मैं समझाऊंगा नहीं तो अगर आपको गाबा का रोल समझ में आ ही गया है तो यहाँ पे आप डायग्राम देखिएगा। ये होगी गाबा आपके पास। गाबा पप्पू को बिगाड़ता है, एक्टिविटी को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। हालांकि है इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन ओवरऑल सब थैलेमिक न्यूक्लियस को स्टिमुलेट कर रहा है, सही। डोपामीन गाबा को इनहिबिट करता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा से निकलता है। तो अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया इसका, तो ये इनहिबिशन खत्म हो जाएगी। अगर ये इनहिबिशन खत्म हो गई तो जारी बात है एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट करता रहेगा और गाबा की एक्टिविटी बढ़ती रहेगी और बॉडी की मूवमेंट बढ़ती रहेंगी। इसी तरह पार्किंसनिज्म हो जाता है, ट्रेमर्स होना शुरू होते हैं, स्केलेटल मसल्स में रिजिडिटी आ जाती है, ये सारा कुछ होना शुरू हो जाता है। सही होगी बात। अच्छा जी, तो ये तो बात समझ में आ गई। अगर डोपामिन नहीं होगा तो हम गाबा को इनहिबिट नहीं कर सकेंगे, और अगर अब्बू को इनहिबिट नहीं करेंगे तो ओवरऑल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये बात हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। थोड़ा तो उन्होंने आगे हंटिंगटन डिजीज का भी बताया हुआ है। हंटिंगटन डिजीज के अंदर क्या हुआ जी, अब्बू ही बेचारे फौत हो गए हैं, यानी अब्बू ही एक्शन नहीं कर पा रहे। तो आपको पता है ना, अब्बू के लाड प्यार की वजह से तो आगे काम चल रहा था। अब अगर अब्बू ही एक्शन नहीं करेंगे तो अम्मी तो बहुत रोकेंगी बच्चे को, तो एक्टिविटी काफ़ी रुक जाएगी। तो खैर ये चीज़ें आगे जाके हम हंटिंगटन को थोड़ा देख लेंगे। फिलहाल हमें पार्किंसनिज्म समझ में आना चाहिए है। अच्छा, डोपामीन जो है उसको जारी बात है एक सादा किस्मों के रिसेप्टर्स भी होते हैं, D2 रिसेप्टर्स भी हैं, D3 रिसेप्टर्स भी हैं, D1 भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादा हम कहते हैं कि D3 रिसेप्टर्स ही का रोल होता है पार्किंसनिज्म के अंदर। तो अगर मैं इन अ नटशेल आपको बताऊं तो याद रखने की, फार्माकोलॉजी के लिए सिर्फ याद रखने की इतनी सी बात है, मतलब अगर मैं फार्मा अच्छी पढ़ने तो इतना याद रखो, डोपामीन की कमी की वजह से पार्किंसनिज्म होता है। खासतौर पे सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर D3 रिसेप्टर्स पे डोपामीन की कमी की वजह से पार्किंसनिज्म होता है। यह तो बात समझ में आ गई। तो अब पार्किंसनिज्म को ट्रीट कैसे करेंगे? हर नेचुरल सी बात है, अगर डोपामिन की कमी की वजह से पार्किंसनिज्म हो रहा है तो इसका मतलब है ऐसे ड्रग्स यूज करें जो डोपामिन को बढ़ाएं। तो हम कौन कौन से ड्रग्स यूज करते हैं उसको एक बार देख लेते हैं भाईजान। डोपामिन प्रिकर्सर्स, यानी एक ऐसा ड्रग देते हैं जो बॉडी के अंदर जाके ब्रेन में जाके डोपामिन बन जाता है। तो पता है अगर डोपामिन कन्वर्ट हो जाएगा तो डोपामिन की कमी पूरी कर दी। नंबर 2, ऐसे ड्रग्स जो कि डोपामिन एगोनिस्ट हैं, यानी बजाते खुद डोपामिन नहीं बनते लेकिन डोपामिन रिसेप्टर्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं। तो काम तो डोपामिन वाला कर ही दिया ना इन्होंने, ठीक है। अब मैंने लफ्ज़ स्टिमुलेट इस्तेमाल किया है, ये ना सोचना कि डोपामिन इनहिबिटरी था तो ये स्टिमुलेट कैसे कर रहा है। यार देखो, कोई भी जो रिसेप्टर होता है, अब मैं मिसाल ये देखो ना, ये आपके पास एक न्यूरॉन है, ये आगे सॉरी ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल हो गया, ये आपके पास पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल हो गया। अब यहाँ से एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आया, वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब इधर आता है तो आके इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, लेकिन इस रिसेप्टर की स्टिमुलेशन से ओवरऑल इसके अंदर इनहिबिटरी एक्शन हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। लेकिन जारी बात है वो आके इस रिसेप्टर को तो कोई ना कोई एक्शन करेगा ही ना, उसको तो स्टिमुलेट ही करेगा। ये अलग बात है, उसकी स्टिमुलेशन की वजह से एक्शन बनने की बजाय एक्शन कम हो जाएगा, लेकिन रिसेप्टर को तो आएगा ना वो। सही की बात। खैर ये अगर समझ नहीं आ रही तो ये मैं ज़्यादा इस बातों की डिटेल में जा रहा हूँ, इतनी आपको इसमें डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं वैसे। अच्छा जी, तो ये बात हमें समझ में आ गई। एक हमने डोपामिन प्रिकर्सर्स यूज़ कर सकते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम कहते हैं यार बॉडी के अंदर जो डोपामिन बन रहा है उसको टूटने से रोक लो। तो माओ इनहिबिटर्स बेसिकली डोपामिन को मेटाबोलाइज करते हैं। तो हम माओ इनहिबिटर्स, सॉरी माओ जो है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, माओ डोपामिन को मेटाबोलाइज करता है, तो हम माओ को इनहिबिट कर देते हैं ताकि डोपामिन मेटाबोलाइज ना हो और बॉडी के अंदर डोपामिन बढ़ जाए। इसी तरह से डोपामिन को मेटाबोलाइज कॉम्प भी करता है, इसको भी हम इनहिबिट कर देते हैं विद कॉम्प इनहिबिटर्स। वेरी सिमिलरली जिस तरह हम वो नहीं कहते पिरिडोस्टिगमीन वगैरह जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर होते हैं, याद है ना ANS फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग वहाँ भी पिरिडोस्टिगमीन वगैरह दे रहे होते हैं कि हम कहते हैं यार एसिटाइलकोलिन को जो रिलीज हो गया है उसको इनहिबिट ना, उसको मेटाबोलाइज ना होने दें, तो उस तरह से आपके पास पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। तो वेरी वेरी सिमिलरली हम माओ इनहिबिटर्स और कॉम्प इनहिबिटर्स देते हैं। ये 4 ड्रग ग्रुप्स जो हैं ये तो डोपामिन के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, क्योंकि पार्किंसनिज्म के अंदर मेन मसला डोपामिन ही है कि डोपामिन इनहिबिट नहीं कर रहा। लेकिन एक और बात भी है, गाबा को अगर डोपामिन इनहिबिट नहीं कर रहा तो उसका एक इलाज तो ये होगा कि हम डोपामिन दे दें ताकि डोपामिन इनहिबिट कर दे। दूसरा इलाज एक छोटा सा ये भी है कि यार ये जो एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट कर रहा है हम इसको भी रोक देते हैं कि यार तुम स्टिमुलेट ना करो, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन एंटागोनिस्ट दे के भी काम बन सकता है। समझ में आ रही है बात? डोपामिन और एसिटाइलकोलिन को ऑपोजिट एक्शंस थे ना, तो डोपामिन की कमी है तो हम या तो डोपामिन दे देंगे
डोपामिन की कमी पूरी हो जाएगी, या एसिटाइलकोलिन को भी रोक देंगे। सही होगी ना बात। मेनली हम डोपामिन वाला काम ही कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत ड्रग्स हमारे पास एसिटाइलकोलिन वाले भी हैं। यार बात समझ में आ गई। तो ये हमने ड्रग ग्रुप्स को पढ़ लिया। हम पार्ट 2 के वीडियो में इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है। एनीवे, ये तो हो गया हमारे पास नेचुरली अकरिंग पार्किंसन डिजीज, जिसके अंदर डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का इम्बैलेंस हुआ था, और उस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए मुख्तलिफ ड्रग ग्रुप्स मैंने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म। यार देखो, डोपामिन जो है वो सिर्फ नाइट्रोस्ट्राइटल पाथवे में तो नहीं है ना, और बहुत सारी जगहों पे है। अगर पता है डोपामिन रिसेप्टर्स आपके पास जीआईटी के अंदर भी होते हैं, और ब्रेन में भी दूसरी बहुत सारी जगहों पे होते हैं। तो कई दफ़ा होता है हम उनके लिए ड्रग्स दे रहे होते हैं, मसला यहाँ बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है ना पार्किंसन डिजीज मसला क्या है, डोपामिन कम हो जाता है। सही है। जो है ना डिप्रेशन या इस तरह के कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं, उनके अंदर मसला पता क्या होता है, डोपामिन ज़्यादा हुआ होता है। तो जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं वो डोपामिन इनहिबिटर्स होते हैं। तो अगर आप एंटी साइकोटिक ड्रग किसी को दे रहे हो, डोपामिन इनहिबिटर दे रहे तो हो सकता है उसको पार्किंसन डिजीज हो जाए। समझ रहे मेरी बात को। अब एक बीमारी है जो डोपामिन बहुत ज़्यादा होने से हो जाती है, वो होती है साइकोट्रिक इलनेसेस, ठीक है, डिप्रेशन वगैरह। और कुछ बीमारियां हैं जो डोपामिन बहुत कम होने से हो जाती हैं, जैसा कि पार्किंसंस डिजीज। तो अल्लाह ताला ने डोपामिन को बड़े लेवल पे रखा हुआ है। सही हो गई बात। अब अगर हम डिप्रेशन की दवाई दे रहे हैं तो जाहिर बात है डिप्रेशन में ज़्यादा हुआ, हम डिप्रेशन की दवाई में डोपामिन को कम करने की कोशिश करते हैं, डोपामिन एंटागोनिस्ट देते हैं। अगर डिप्रेशन की दवाई ज़्यादा दे दी तो बंदे को पार्किंसनिज्म हो जाएगा। वेरी सिमिलरली आप देखेंगे कि पार्किंसनिज्म की दवाई, अगर हम पार्किंसनिज्म में क्या होता है, डोपामिन को बढ़ाते हैं ना, अभी तो पढ़ा डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं, ठीक। अगर पार्किंसन डिजीज का ड्रग ज़्यादा दे दिया तो साइकोटिक इलनेस शुरू हो जाएगी। तो ये आप पार्ट 2 की वीडियो में देखेंगे कि पार्किंसन डिजीज के ड्रग का साइड इफेक्ट डिप्रेशन, हेलुसिनेशन और इस तरह की चीज़ें होती हैं। सही होगी ना बात। डिप्रेशन की दवाइयों का साइड इफेक्ट पार्किंसनिज्म होगा, और पार्किंसनिज्म की दवाइयों का साइड इफेक्ट डिप्रेशन होगा। तो ये आपके पास इस तरह से अल्टरनेट कर रही होती हैं। अब ऑल्दो थोड़ा बहुत फर्क होता है कि डिप्रेशन ज़्यादातर D2 रिसेप्टर्स पे एक्ट कर, डोपामिन D2 रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा होता है जो डिप्रेशन को ख़राब कर रहा होता है। पार्किंसनिज्म में ज़्यादातर D3 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जीआईटी के अंदर भी आप देखेंगे मुख्तलिफ जगहों पे कहीं D1 रिसेप्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अलग बात है कि मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है डोपामिन तो डोपामिन होती है। तो इस तरह से आपके पास एंटी साइकोटिक ड्रग्स का साइड इफेक्ट आ जाता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दीजिए, बुटायरोफिनोन हो गया, फेनोथाइजाइन हो गया। यार असल में देखो, वैसे तो सारे ही एंटीसाइकोटिक डोपामिन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हर ड्रग की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कुछ ज़्यादा पार्किंसनिज्म कॉज कर रहे होते हैं, तो वो हमने देखा। इस तरह रेजरपाइन एक ड्रग है जो हम देखते हैं कि हायर डोजेज पर जाकर डोपामिन कॉज कर रही है। तो ये तो समझ में आ गई हमें कि एंटीसाइकोटिक डोपामिन कॉज करती हैं। ऑल्दो ये रिवर्सिबल पार्किंसनिज्म होता है, क्योंकि ये मतलब हमने ड्रग दिया हुआ है, ओवरऑल इसका काम ख़त्म नहीं किया। जो पार्किंसन डिजीज है ना, उसमें तो भाई साहब इरिवर्सिबल हरकत हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोस्ट्राइटल पाथवे में डोपामिन रिलीज करने वाले न्यूरॉन्स सुम्म मुकम्मल हो जाते हैं, फौत ही हो जाते हैं बेचारे। तो वो जाहिर बात है इरिवर्सिबल कंडीशन है, या बस दवाइयों से बंदा फिर बस सिम्टम बेहतर हो जाते हैं, लेकिन कभी डिजीज ट्रीट नहीं हो सकती। ऑलराइट, एक तो ड्रग पढ़ लिया एंटीसाइकोटिक्स, दूसरा एक है जी MPTP। अब MPTP बॉडी में जाता है और मेटाबोलाइज होता है और बनता है MPP पॉजिटिव। ये भाईजान बहुत न्यूरोटॉक्सिक होता है। ये जाके आपके नाइट्रोस्ट्राइटल पाथवे में डोपामिन रिलीजिंग न्यूरॉन्स को ख़त्म करता है, ठीक है जी। बहुत जज्बा जहाद है, तो मारता रहता है उनको। तो ये जो है ये बहुत टॉक्सिक है। बेसिकली MPTP के मेटाबॉलिज्म से ये बनता है। तो भाईजान MPTP को हम साथ साथ अगर मतलब किसी को देखें कि इसके अंदर MPTP एक्सपोजर है, तो हम फिर उस बंदे को माओ इनहिबिटर्स भी देते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि MPTP को भी माओ मेटाबोलाइज करके ये ख़तरनाक चीज़ बना रहा था। सही होगी बात। अब आप कहेंगे ये MPTP कहाँ पे होता है भाईजान। MPTP अब तो वैसे बहुत ऑब्सोलीट हो चुकी है, ये पहले यूज होता था। ये एक हर्बिसाइड है, यानी कि जड़ी बूटियाँ मारने के काम आता है। जड़ी बूटियाँ मारने के काम जो चीज़ आती है वो कौन यूज़ करता होगा, फार्मर्स। तो इसीलिए पार्किंसनिज्म फार्मर्स में ज़्यादा पाया जाता है। ओके हो गई बात। ऐसे लिंक हुई कि नहीं हुई फिर। खैर ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं थी आपके पास, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना कि डोपामिन कम होता है और एंटीसाइकोटिक्स क्यों कॉज करते हैं। ये जब हम एंटीसाइकोटिक का चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ भी ये चीज़ आपको समझ में, ये कॉन्सेप्ट बन गया तो उन ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को पढ़ना, ड्रग ग्रुप्स को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सही होगी बात। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।